एवरीवन वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार स्वागत है आपका डे 5 में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। आज है हमारा डे 5। सुबह के बज रहे हैं 8। कमिटेड रहो जो लोग अभी तक कमिटेड हैं। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद यार, 5वें दिन तुम कमिटेड हो। अभी 20 दिन यार और बाकी है। इसी सीक्वेंस में, इसी कंसिस्टेंट मैनर में तुम मेरे साथ पढ़ते रहो और सपोर्ट दिखाते रहो, क्योंकि यार जब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं तो मैं तुमसे बस उम्मीद कर सकता हूं। तो बस ये एक सपोर्ट और ये तुम्हारी कंसिस्टेंट मैं तुमसे हूं। और ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल यार तुम्हारे लिए होने वाला है। दिन के 3 वीडियोस पोस्ट होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वीडियोस होते हैं 40 मिनट 50 मिनट के। छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियोस होते हैं, जिसे देखकर तुम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीज रिकॉल कर सकते। तो यार हमारे लिए बेनिफिशियल है कंसिस्टेंट रहना ऐसे ही। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर के साथ, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग तुम सिंपली समझते हो होता क्या है। किसी भी चीज को करने के लिए जो भी हमें मटेरियल लगने वाले हैं, जो भी हमें चीजें रिक्वायर होने वाली हैं, सबको इकट्ठा लाना, एक्वायर करना ही कहलाता है ऑर्गेनाइज। इस चैप्टर के बारे में हम बताना इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है यार, यहाँ पे बेसिक मीनिंग दे रखा है, इसे मैं फिलहाल नहीं बताने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट जहां से क्वेश्चंस बनेंगे मैं उस पे जंप करने वाला हूँ। अब देखो, ऑर्गेनाइजिंग करने के कुछ प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपने काम को। ठीक है, किसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही आपने काम आइडेंटिफाई कर लिया, अब बारी आती है इस काम को आप डिवाइड करो, डिवीजन ऑफ वर्क। यार ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब वैसे काम जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर नेचर के हो, है, उन्हें एक डिपार्टमेंट में डालो। तीसरा आता है अब ड्यूटीज यार हमें असाइन करनी है। सर कैसे ड्यूटीज असाइन करेंगे? यार देखो, जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है आप उसके अकॉर्डिंग उसे ड्यूटीज असाइन कर। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे फोर्थ स्टेप कि हमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा। सर किसके बीच में? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में हमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा दोस्त। तो ये चीज याद रख लेना। ये कुछ स्टेप्स है। अब देखो यहाँ पे हर एक चीज को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे ये पहला स्टेप है, इसमें आपको काम को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर आपको प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग अपने काम को डिवाइड करना होता है। फिर आप वेरियस डिपार्टमेंट क्रिएट करते हो। फिर आप ड्यूटीज असाइन करते हो और फाइनली आप जाते हो स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के। अब सर ऑर्गेनाइजिंग करने के क्या फायदे हैं सर? सबसे पहले देखो, आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक्सपर्टीज तुम्हें मिलने वाली है। फिर वर्किंग रिलेशनशिप, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट के बीच एक क्लियर रिश्ता स्टैब्लिश होगा कि यार मुझे ये काम ऐसे करना है, मुझे ये काम ऐसे करना है। रिसोर्सेज का हम फुलर यूटिलाइजेशन ले पा रहे होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यार ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। और आगे की मैं बात करूँ तो आगे यहाँ पे दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी इफेक्टिव होगी और चेंजेस आप इजिली अडॉप्ट कर पा रहे होगे। पर्सोनल की डेवलपमेंट हो रही होगी, मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही होगी। साथ ही साथ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी यहाँ पर देखा जा सकता। तो ये सारी चीजें याद रख लेना, कंसिडरेशन में लेकर चलना। हो सकता है पूछ लिया। सो यार देखो, अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता है, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तुमने ये टॉपिक पढ़ा होगा और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से हर एक चीज को समझना। तो इसमें वेरियस टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़ने हैं, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला है लाइन, जिसे हम मिलिट्री और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। दूसरा है फंक्शनल, तीसरा लाइन एंड स्टाफ, चौथा कमिटी, और पांचवा है यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, और छठा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। टोटल ये 6 टाइप के हमें ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने। इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो कि ऊपर के 4 जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चंस बनते हैं इससे। स्टार्ट करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन सर क्या है? ये एक सिंपल और एक ओल्डेस्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जहां पे होता क्या है कि जो डिपार्टमेंट होती है वो खुद में एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होती है, मतलब खुद में एक अच्छी खासी यूनिट होती है। अ सेपरेट पर्सन विल लुक आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसका फुल कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट के ऊपर। ये चीज याद रख लेना। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स तुम्हें बता दूं मैं यहाँ पे
कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहाँ फॉलो किए जाते हैं सर? आर्मी में फॉलो किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है सर? देख लीजिए, लाइन ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो फ्लो करती है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम वर्टिकली। यहाँ पे लाइन एंड अथॉरिटी, सॉरी, लाइन एंड अथॉरिटी या फिर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लो करती है। कैसे सर? टॉप टू बॉटम। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, द सेम लेवल एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट गिव और रिसीव ऑर्डर अमंग्स देमसेल्फ, लेकिन वो रिसीव कर सकते हैं ऑर्डर अपने इमीडिएट बॉस से और ऑर्डर्स दे सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे हेड्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किनके लिए? जनरल मैनेजर के लिए। तो ये चीज याद रख लेना। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकल रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप। अथॉरिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम मूव करती है। यहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं उन्हें फुल फ्रीडम दी जाती है उनके डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए। हर एक मेंबर जानता है कि उसे ऑर्डर किसे लेना है और उस ऑर्डर के बदले किसे रिपोर्ट देना है। ये यहाँ पे क्लियरली स्टैब्लिश किया जाता है। अ सीनियर मेंबर हैज अ डायरेक्ट कमांड ओवर हिज सबऑर्डिनेट। ऑपरेशन जो होती है वो बहुत ही इजी होती है। यहाँ पे डायरेक्ट रिश्ता होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच। अब यहाँ पे देखो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रखा है, कंसिडर करना एक बार इंपॉर्टेंट है। और एक तुम्हारे लिए होमवर्क यहाँ पे मैं देना चाहूंगा, जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसमें ये चीज देख लेना कि कौन से प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं, आ नहीं रहा ये, इसमें यही दिक्कत है। एक मिनट। हाँ, किसमें कौन से प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो फॉलो हो रहे हैं और वायलेट किए जा रहे हैं। ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। हो सकता है एग्जाम में यार क्वेश्चन पूछ दिए जाए तब तुम फंस जाओगे। मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये चीज याद रख लेना कि कौन से प्रिंसिपल कहाँ वायलेट हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, उसको कंसिडर करना बिल्कुल मत भूलना। इसकी सूटेबिलिटी देख लो। ये ऑर्गेनाइजेशन जनरली स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस में फॉलो किए जाते हैं, जहां पे एक्टिविटीज रूटीन नेचर वाले हो और मशीन बेस्ड हो। अगर बिजनेस एक्टिविटी सर्विस माइंडेड है तो उस सिचुएशन में ये यूज किया जा सकता है। जहां पे नंबर ऑफ पर्सन्स हो वो बहुत ही कम हो, बिजनेस ऑपरेशन सिंपल नेचर का हो और बिजनेस में स्ट्रेट मेथड्स यूज हो रहे हो। इसके लिए सर, ऑपरेशंस के लिए। तो उस सिचुएशन में लाइन ऑर्गेनाइजेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट निकल कर आता है यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। देखो क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पर्सन चार्ज में होता है, ठीक है, जिसकी सारी एक्टिविटी उसके डिपार्टमेंट से कंसर्न होती है। द रीजन इज दैट द पर्सन डू नॉट हैव, अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि डू नॉट हैव इनफ कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। एक सिंगल बंदा हर एक चीज को टैकल नहीं कर सकता है। तो अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वेरियस स्पेशलिस्ट होते हैं वेरियस फंक्शंस के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। दीज स्पेशलिस्ट विल अटेंड टू वर्क, जो कि कॉमन होते हैं डिफरेंट फंक्शंस में और वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं किसमें सर? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। इस पॉइंट से देखो, द नीड और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां पे स्पेशलिस्ट की नीड होती है। तो उस जगह पे हमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। सो इस जगह पे हमें ये चीज में ध्यान में लेकर चलना होगा कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीचर्स दे रखा है कि यहाँ जो वर्क जो डिवाइड होंगे अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड फंक्शन। अथॉरिटी स्पेशलिस्ट को दी जाएगी जो कि ऑर्डर्स देंगे और इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे। फंक्शनल अथॉरिटी हैज राइट एंड पावर टू गिव कमांड थ्रू आउट द लाइन विद द रेफरेंस विद द स्पेसिफाइड एरिया। मतलब एरिया से रिलेटेड पावर हो गए, कमांड हो गए कि क्या तुम्हें ये काम करनी है, ये काम नहीं करनी है, ये सारी चीजें बता रहे होंगे। अब देखो, एक चीज और बता देता हूं। अब क्या क्या सर आ जाएंगे सर? रूट क्लर्क आ गए, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम, गैंग बॉस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं जो कि तुम्हें करने हैं, मैं नहीं करवा रहा हूं। अब एक इंपॉर्टेंट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है लाइन एंड स्टाफ। नाम से समझना, एक लाइन है और एक स्टाफ पोजीशन।
तो यहाँ पे दो पोजीशन क्रिएट हो रहे होंगे, एक लाइन और एक स्टाफ पोजीशन। तो पोजीशन होगा, लाइन ऑफिसर्स के पास अथॉरिटी होती है डिसीजंस लेने की और उन्हें इंप्लीमेंट करने की। लेकिन जो स्टाफ पोजीशन वाले होंगे, स्टाफ क्या है सर, सपोर्टिव हैंड है किनके लिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए। यहां पे सपोर्टिव, लाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलूंगा, मतलब जो लाइन हेड्स हैं, ठीक है, लाइन ऑफिसर्स हैं, उनके लिए स्टाफ ऑफिसर सपोर्टिव हैंड्स है। स्टाफ ऑफिसर्स उन्हें सजेशंस देंगे, क्या सर आप ये काम कर लो, सर ये नहीं करना चाहिए, जस्ट सजेशन देंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। द लाइन ऑफिसर मे बी असिस्टेड बाय स्टाफ ऑफिसर वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज एंड प्लान्स एंड टेकिंग डिसीजन। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि प्लान्स बनाते वक्त, पॉलिसीज तैयार करते वक्त जो स्टाफ वाले होते हैं, स्टाफ पोजीशंस वाले होते हैं, वो लाइन पोजीशन वाले को जस्ट एक, तुम कह सकते हो असिस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। अब ये चीज याद रखना, उनकी लाइबिलिटी उस जगह पे नहीं होगी अगर वो डिसीजन गलत होता है, वो सजेशन गलत होता है, वो जिम्मेदार उसके लिए नहीं होंगे। ना ही अगर मान लो डिसीजन सही होता है तो उनके लिए रिवॉर्ड्स और अवार्ड स्टाफ को नहीं मिलने वाला है। अल्टीमेटली यहाँ पे जिम्मेदारी कौन ले रहा है, लाइन वाला। अब वेरियस टाइप्स दे रखे हैं स्टाफ के, कौन कौन से सर, पर्सनल स्टाफ, स्पेशलाइज स्टाफ और जनरल स्टाफ असिस्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ फंक्शंस दे रखा है, ये सारी चीजें तुम स्किप कर सकते हो चाहो तो। अब देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन कब डेवलप किया गया था सर, सेकेंड वॉर के बाद ऑर्गेनाइजेशन किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया था। अब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बी द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन साइकिल का ये बिगिनिंग है। अब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, टेम्परेरी बेसिस भी हो सकते हैं, परमानेंट बेसिस भी हो सकते हैं। तो ये चीज याद रखना। मेरिट्स यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सकते हो अपने स्पेशलाइजेशन का। ये टेलर मेड होता है, टेलर मेड होता है मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। कमेटी के बारे में देख लो, तुम जानते हो एक डिसिप्लिन कमेटी हमारे स्कूल कॉलेज में होती है जो कि परमानेंट नेचर की होती है। कमेटी टेम्पररी पीरियड के लिए भी हो सकती है। तो कमेटी का एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि कॉन्शियसली और डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर फॉर्म किए जाते हैं टू डिस्कस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस देने के लिए, जिससे वो ओवरकम कर पाए। ये आपको ऑर्गेनाइज्ड बेसिस पे यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं और उस पर्टिकुलर मैटर से डील किए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, एक बार देख लेना, कमेटी का इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। रह गया स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जो कि एक सुपीरियर इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहा हो। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी मैनेज एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बाय सुपीरियर इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है सर, हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो यार अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ निकल कर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग कुछ भी नहीं है, सिंपली तुम ये कह सकते हो कि फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस, जो भी वैकेंट पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में उसको भरना। स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इन द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब अगर मतलब की बात करूं तो स्टाफिंग एक प्रोसेस है किसका सर, रिक्रूटिंग का, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही लोगों को सही काम के लिए ढूंढना ही कहलाता है स्टाफिंग, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस दे रखा है स्टाफिंग के, क्या क्या सर फायदे हो सकते हैं, सिंपली मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। सबसे पहले डिस्कवरिंग कंपीटेंट पर्सोनल। कंपीटेंट पर्सोनल से मतलब है कि जो उस पोजीशन के लिए बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है, उसे आप ढूंढो, डिस्कवर करो। हाई परफॉर्मेंस मिलेगा क्योंकि यार बेस्ट बंदे को तुम ला रहे हो। कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा होगा आपके एंटरप्राइज में, ठीक है यार। नेक्स्ट यहाँ पे चीज आती है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का, मतलब आप अपने इंप्लॉयज का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ले रहे होगे और इंप्लॉयज को हायर जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी। अब देखो यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। क्या सर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में सबसे पहले आपको एस्टिमेट करना पड़ता है कि आपको कितने मैन पावर की जरूरत है। रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन करोगे, प्लेसमेंट दोगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट दोगे और परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे। इन सबको डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट से सर मेरा मतलब है कि आपको यहाँ पे वर्क फोर्स एनालिसिस करना होगा। मतलब सर क्या है सर वर्क फोर्स एनालिसिस का, वर्क फोर्स एनालिसिस करना होगा।
क्या है सर, वर्कफोर्स एनालिसिस में होता क्या है, आपको ये अंदाजा लगाना होगा, ये एनालिसिस करना होगा कि आपको इंटरप्राइज, आपके इंटरप्राइज में कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, साथ ही साथ किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए। ये होता है वर्कफोर्स एनालिसिस में। तो सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब कितने मैन पावर की, किस टाइप के मैन पावर की आपको जरूरत है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है यार, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये इन्हें मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में नंबर्स और वेरियस टाइप्स के एम्प्लॉयज को ढूंढने में। नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ निकल कर आता है, यार तुमने ढूंढ लिया, अब तुम्हें करना है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज को ढूंढते हैं और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, यार इंटरनली मोटिवेट करते हैं कि तुम इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अपॉइंट करो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी अप्लाई करो ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब एक चीज देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पहले पूछा जाता था, जो रिक्रूटमेंट है ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ठीक है, पॉजिटिव प्रोसेस है, और सिलेक्शन जो है ये एक निगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन क्या है सर, निगेटिव प्रोसेस, ये चीज याद रखना, ठीक, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन क्या है सर, ये एक प्रोसेस है किसका, चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट और राइट जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय कंडक्टिंग वेरियस एग्जाम्स, टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो ऑर्गेनाइज सिलेक्शन क्या एक प्रोसेस है जिसमें जो भी रिक्रूटमेंट आती हैं, जो भी एप्लीकेशंस आते हैं, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को हम अपने जॉब के लिए, राइट जॉब के लिए राइट बंदे को आप चूज कर रहे हो, वही होता है सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आता है यहाँ पे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का सिंपली मतलब होता है मेकिंग एम्प्लॉय फेमिलियर टू दी ऑर्गेनाइजेशन। मान लो मैं किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, तो वहाँ के जो हेड होंगे वो मुझे पूरे ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर करवाएंगे, ये शर्मा जी हैं, ये वर्मा जी हैं, ठीक है, ये आपकी जॉब पोजीशन है, ये आपका डिपार्टमेंट है, मतलब इंटरेक्शन वहाँ पे होता है। प्लेसमेंट क्या है सर, प्लेसमेंट रिफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट विच द पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड। सिंपली जिस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट किए हो, अब वो जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, आप एक्वायर कर रहे हो उस पोजीशन को, ये होता है प्लेसमेंट। बात करूं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो ट्रेनिंग क्या है सर, सिस्टमैटिकली हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय इन डूइंग देयर जॉब्स। अब इसके अंदर एक चीज और देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिंपल मतलब बताओ तो किसी भी एम्प्लॉय के करंट पोजीशन को और पास्ट पोजीशन को एनालाइज कर, यार तुम पास्ट में कहाँ थे और करंट में कहाँ हो यार। तो ये किसके बेसिस पे हो पाता है, ये प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ये चीज पॉसिबल हो पाती है। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना, किसे सर, परफॉर्मेंस अप्रेजल को। फाइनली आता है प्रमोशन और करियर प्लान। आपको देखना पड़ता है एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम आपको प्रमोट करना होता है, उसके कैरियर के बारे में सोचना हो। और फाइनली आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है यार तुम उसे सैलरी तो दोगे, वेजेस तो दोगे, है ना, बिना इसके तो वो क्यों करेगा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में काम, तो ये भी देना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा तुम्हें सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्सेस और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हो, और एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रहे हैं। जैसे कि इंटरनल में सर ट्रांसफर हो गए और दो प्रमोशन होते हैं, दो चीज होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ट्रांसफर में क्या होगा, आप इंप्लॉयज को शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब में, अदर या अनदर बोलो, जॉब में जब किसी व्यक्ति को आप भेज रहे हो तो वो कहलाता है ट्रांसफर। प्रमोशन क्या है सर, प्लेसिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय फिलहाल इस लेवल पे था, आप उसे प्रमोट करके इस लेवल पे, इस लेवल क्या है सर, मतलब पहले कह सकते हो कि सर वो एक नॉर्मल मैनेजर हुआ करता था, ठीक है, मैनेजर की सपोर्ट करता था, अब वो प्रोडक्शन मैनेजर का हेड बन गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बन गया। तो यहाँ पे आप कर रहे हो प्रमोशन। अब जब प्रमोशन होगा सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। यस सर बिल्कुल, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे तो सैलरीज भी बढ़ेंगे, पर्क्स भी बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग होते जाती है। तो ये क्या है, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेना। बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस की, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के मेथड्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होगा,
एक नोटिस चिपकाया जाता है नोटिस बोर्ड पे। किसके सर? इंटरप्राइज के नोटिस बोर्ड पे, जिसमें जॉब्स के बारे में डिटेल्स दिए हुए होते हैं और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं। तो उसे जिस एम्प्लॉयज को वो जॉब चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दे। कैजुअल कॉलर्स की बात करूं तो कुछ बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, डेटा बेस रखते हैं उन सारे एम्प्लॉयज का जिनको पिछली बार जॉब नहीं मिल पाया हो। अगर कोई पोजीशन वेकेंट है, खाली रह गई है, तो जैसे ही वो खाली होती है वो उस डेटा को देखते हैं और फिर उस अकॉर्डिंग उनमें से किसी सूटेबल बंदे को कॉल करके बुला लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप्स अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिडेटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिस। इस लिस्ट को स्क्रीन किया जाता है और बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। एडवर्टीजमेंट के बारे में तुम्हें मालूम होगा कि एडवर्टीजमेंट मीडिया जो है ये वाइडर रेंज है कैंडिडेट को चूज करने का। जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू आपने एडवर्टीजमेंट करवा दिया, इंटरनेट के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, तो सारी ये चीज़ें इसमें आती हैं। अब एक आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। यहाँ पे स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड, अनस्किल्ड ये रहा और स्किल्ड, मतलब दोनों टाइप के जॉब्स यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मतलब यहाँ पे होता क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब जिन्हें जो जॉब सीकर होंगे और जो जॉब प्रोवाइडर होंगे, इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। कौन सा? प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। नेक्स्ट आता है कैंपस कंसल्टेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन और वेब पब्लिशिंग। कैंपस कंसल्टेंट क्या होता है यार? कैंपस प्लेसमेंट का नाम सुने हो, वेरियस बीएचयू में ही बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, आईआईटी में, वो जॉब प्लेसमेंट देकर जाती हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से टाई अप कर रही है। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, सर तुम देखते हो ना हर शहर के एक नुक्कड़ पे, एक चौराहे पे बहुत सारे लेबर बैठे हुए हैं जॉब के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉन्ट्रैक्टर्स की, जो कि वेरियस लेबर्स आप तक पहुँचाते हैं। टेलीविजन पे आपने एडवर्टीजमेंट करवा दिया और वेरियस वेबसाइट्स पे, जैसे कि अभी तो पॉपुलर लिंक्डइन भी चल रहा है, लेकिन naukri.com हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब देखो बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन के प्रोसेस को देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है। डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये रहा देखो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहाँ पे जो भी अनक्वालिफाइड, अनफिट एप्लीकेशंस होते हैं, अनफिट जॉब सीकर्स होते हैं, जिन्हें जॉब चाहिए होता है, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है फर्स्ट स्टेज में। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ये हो गया। दूसरा होता है सिलेक्शन टेस्ट। इसके अंदर टोटल 5 प्रकार के 5 से 6 टेस्ट होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। इंटेलिजेंस में जनरली आपके पर्सनल एबिलिटी को चेक की जाती है। पर्सनल एबिलिटी इन द सेंस एबिलिटी होगा, डिसीजन और जजमेंट लेने की कैपेसिटी आप में क्या है। एप्टीट्यूड में एक इंडिविजुअल के पोटेंशियल को चेक किया जाता है, क्या वो नए स्किल्स लर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसे देखा जाता है। फिर बात आती है पर्सनालिटी की, मतलब आपके पर्सनल इमोशंस को चेकआउट किया जाता है। ट्रेड टेस्ट में देखा जाता है कि आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है। इंटरेस्ट टेस्ट में देखा जाएगा कि आपका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका इन्वॉल्वमेंट किस फील्ड में है, किस पर्सन में है, मतलब किस पर्सन नहीं बोलूंगा, आपका किस में है, ठीक है। फिर आता है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्या है? ये नॉर्मल एक कन्वर्सेशन की तरह है, फॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह है, किसके बीच? जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर। क्लियर करना चाहूंगा, जॉब सीकर जॉब ढूंढने वाला होता है, जॉब प्रोवाइडर जो जॉब दे रहा हो। तो इन दोनों के बीच के फॉर्मल कन्वर्सेशन को नाम दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। नेक्स्ट आता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक में ये होता है कि आपके बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, आपके पास्ट को चेक किया जाता है। ये बैकग्राउंड नहीं चेक करेंगे सर, आपके बैकग्राउंड कि आपने पिछले कुछ सालों में क्या क्या आपने उखाड़ा है, ठीक है, ये चेक करा जाएगा। क्या तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये चेक करेंगे सर। फैमिली बैकग्राउंड कैसी रही है, ये सारी चीजें, एजुकेशन, पुलिस रिकॉर्ड, ये सारी चीजें कहाँ चेक की जाती है? रेफरेंस चेक में चेक की जाती है। उसके बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन एक फाइनल डिसीजन दिया जाता है कि हाँ यार अब तुम सेलेक्ट हो गए हो, स्वागत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपका। फिर फाइनली एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है कि यार हाँ चलो तुम फिजिकली भी तो फिट हो, कोई तुम्हारे में डिफेक्ट तो नहीं है। और लास्ट में क्या होता है, जॉब ऑफर करके एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तुम कह लो। तो ये सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी।
थोड़ा सा रेस्ट ले लो, पानी वानी पी लो और स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को। सर यार देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग क्या है सर? हमारे एग्जिस्टिंग स्किल को, हमारे नॉलेज को बढ़ाना, टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाना ही कहलाता है ट्रेनिंग। बात करूं डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं ओवरऑल ग्रोथ की, ओवरऑल ग्रोथ की, तब निकल कर आता है हमारा डेवलपमेंट भाई। ट्रेनिंग का मतलब तुम्हें पता है, मतलब नहीं बनता है। अब देखो ट्रेनिंग के टाइप्स दे रखे, कुछ अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं। क्या सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाम देख लेना। इंडक्शन, जॉब ट्रेनिंग, फिर इसके बाद आता है सेफ्टी ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है यार, स्किप कर सकते हो। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे ट्रेनिंग से निकल कर आता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। क्या सर इतने इतने याद हो पाएंगे? नहीं भैया, याद नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है यार, तो दिखा देता हूँ कौन कौन से। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसे इंटरनल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसे एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। इसमें होता क्या सर, पहले ये बता दो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में होता है कि काम करते करते आप सीख रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में मतलब आप जहाँ पे आपको काम करना है, जो आपका वर्किंग एरिया है, उससे दूर आप कहीं पहले प्रॉपर ट्रेन होते हो, फिर अपने जॉब पे जाते हो। तो ये हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। कुछ पॉपुलर मेथड्स मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग समझते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्क प्लेस पे जब एम्प्लॉय एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, तो वहीं पे आप ट्रेनिंग भी ले रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर हो गए सर, ठीक है, इलेक्ट्रीशियंस हो गए। देखो सबसे पहला यहाँ मेथड है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि देखो प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, आयरन, इनके साथ तुम देखते हो कि एक असिस्टेंट रहता है, एक छोटा सा बच्चा भी होता है। तब तुम देखते हो कि लाते हैं ये लोग लेबर, जो प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, आयरन वर्कर्स हो गए, ये सारे लेकर आते हैं। तो यहाँ पे वो काम करते करते, उन्हें देखते देखते ही उन्हें बेसिक पे भी मिल रहा होता है। ऐसा नहीं कि आप उसे सैलरी नहीं देते हो, वेजेस नहीं देते हो, सैलरी वर्ड यूज नहीं करूंगा, आप उन्हें वेजेस नहीं दे रहे होते हो। ठीक है, वेजेस में मिल रहा होता है, और लेकिन काम करते करते वो सीख भी रहे होते हैं। तो उसे नाम दिया जाता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। बात करते हैं जॉब कंस्ट्रक्शन, सॉरी जॉब इंस्ट्रक्शंस की। इसमें आपको बताया जाता है कि आपको, आपके जॉब कैसा है, क्या क्या अनसर्टेनिटीज फ्यूचर में आ सकती हैं, उससे कैसे आपको ओवरकम करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है यार, आपको वेरियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, एसेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे क्लियर वे में। ट्रेनिंग क्या करते हैं, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके, मतलब खुद परफॉर्म करके समझाने की कोशिश करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। फिर फाइनली आपको जॉब में प्लेस कर दिया जाता है ऑन देयर ओन डेजिग्नेटेड रिसोर्स पर्सन, जो कि आपको रेडी रहे कि रिक्वायर्ड असिस्टेंस भी दे। अब देखो प्लान प्रोग्रेशन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार कंसिडर कर लेना। अब बारी आती है जॉब रोटेशन की। जॉब रोटेशन क्या है सर? पीरियोडिकली मूविंग पीपल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। हो सकता है कि एक जॉब से दूसरे जॉब तक आपको रोटेट किया जा रहा हो, मतलब आप अभी इस पोजीशन में, आपको फिर इस पोजीशन में रोटेट किया जा रहा है। मकसद क्या है सर? आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, कि यार तुम दो दो फील्ड में एक्सपीरियंस ले रहे हो। तो ये किसके अंदर आता है? जॉब रोटेशन के। अब बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसे हम एक्सटर्नल ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, समटाइम्स नेसेसरी टू गेट पीपल अवे फ्रॉम द वर्क एनवायरनमेंट। जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उससे दूर आप कहीं पूरा ट्रेनिंग लेते हो, पूरे हर एक चीज को सीखते हो, तो उसे नाम दिया जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फिर उसके बाद आप अपने काम पे जाते हो। जैसे कि लेक्चर्स हो गए। लेक्चर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है ट्रेनिंग का, जिसमें आपको बताया जाता है लेक्चर्स के फॉर्म में, रोल ओरल हो गए, और प्रिंटेड फॉर्म में बताया जाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे चीजें करनी है। लेक्चर्स थोड़ा सा डेप्थ होता है, और स्ट्रेट लेक्चर तुम कर सकते हो कि रिवीजन सीरीज की तरह होता है, इसमें आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है। शॉर्ट वर्जन होता है लेक्चर का, मतलब लेस देन 20 मिनट्स होता है, कि 20 मिनट में कम ही चीजें आपको, मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताई जाती हैं। एक होता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में जनरली हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं बेसिक्स चीजें को, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है बास्केट मेथड। बास्केट मेथड को हम लोग इंट्रे ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ये सेट ऑफ बिजनेस पेपर्स होता है, जिसके अंदर ईमेल्स हो गए, एसएमएस हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, मतलब इसमें हर एक चीज दी जाती है, और एम्प्लॉयज को पूछी जाती है आप किसे प्रायोरिटी दे रहे हो इस सिचुएशन में। तो डेप्थ में जब पढ़ोगे तब ये सारी चीजें तुमसे पूछी जाएंगी, लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें
अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेथड है वेस्टिबल स्कूल या फिर वेस्टिबल ट्रेनिंग कह लो। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जैसा आप जिस वर्किंग इन्वायरमेंट में जाकर काम करोगे सिमिलर हो, उससे रिलेटेड मैंने तुम्हारे लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, पहले जाकर यहाँ प्रैक्टिस कर लो, फिर जाकर तुम वहां पे प्रैक्टिस करना। सेम वैसे ही जैसे कि तुम्हारे लिए मैं टेस्ट सीरीज तैयार करता हूँ, जो हमारा प्रो टेस्ट सीरीज है, जैसा तुम बीएचयू बीकॉम में एग्जाम दोगे उससे वैसा मिलता जुलता तुम्हारे लिए तैयार की जाती है। वहां पे तैयारी की मतलब तैयार करवाए जाते हैं तुम्हें, प्रॉपर टेस्ट के साथ प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, इतना प्रैक्टिस करवाया जाता है कि यार तुम प्रिपेयर हो जाते हो पूरी तरह से बीएचयू बीकॉम के लिए। सेम उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, वेस्टिबल ट्रेनिंग को, वेस्टिबल स्कूल को। सर आज के इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे दोपहर में अकाउंटिंग के साथ, दोपहर नहीं बोलूंगा शाम में अकाउंटिंग के साथ, ठीक है यार, फिर रात में हमारे करेंगे कंप्लीट, और फिर डे 6 में मिलते हैं सुबह 8 बजे बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यार पढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो।